इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कम कीजिए, मुजरा कम देखिए, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों। नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से मॉडल सेट देखने वाले हैं। ये मॉडल सेट है 2022 और 23 का। इसके पहले प्रीवियस ईयर का 2 मॉडल सेट पूरा करा दिया गया है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं एक बार जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें और उसको देखने के बाद फिर इसमें आ जाए। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। वह कौन सा इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया? किसमें पाया है? फिजिक्स में। किसमें पाया है? फिजिक्स में। याद रखिएगा, मात्र एक ही इंडियन साइंटिस्ट है जिनको फिजिक्स में क्या मिला है? नोबेल प्राइज। उनका नाम क्या है? सर सीवी रमन। क्या नाम है? सर सीवी रमन। याद रखिएगा, इन्हीं को नोबेल प्राइज मिला था रमन इफेक्ट के लिए। कौन सा इफेक्ट के लिए? रमन इफेक्ट। अब ये रमन इफेक्ट क्या होता है आगे आप लोग पढ़ लोगे डीप में। अभी आपको सिंपल जानना है कि रमन इफेक्ट के कारण क्या मिला था। रमन इफेक्ट के कारण क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किनको मिला था? सीवी रमन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Which of the following is not a system of unit? निम्नलिखित में से कौन है जो सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है? आज के जो आप लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, कितना सिस्टम यूनिट था? 4। पहला कौन था? MKS, दूसरा कौन था? FPS, तीसरा कौन था? CGS और चौथा कौन था? SI। अब यहाँ पे पहचानिए कौन है जो आप पहचान कर सकते हो, बताइए। MKS सिस्टम बिल्कुल होता है, दूसरा CGS सिस्टम बिल्कुल होता है, तीसरा SI सिस्टम बिल्कुल होता है। क्या डेसिबल कोई सिस्टम था क्या? बिल्कुल नहीं था। याद रखिएगा, डेसिबल जो है वो साउंड को मेजर करने का, साउंड का पावर कितना उसको मेजर करने का यूनिट है। तो डेसिबल से क्या नापते हैं? साउंड। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। याद कीजिए, फंडामेंटल यूनिट कितना था? जितना फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद कीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी का संख्या कितना है? 7। और सातों का यूनिट होगा और सबको याद भी होगा। अब यहाँ पहचान कर लीजिए कौन कौन होगा। बताओ, पहला में ऑप्शन लिखा मीटर किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, केल्विन बिल्कुल है, मोल है, केंडला है। बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, सातों है। बताइए, इसमें कोई है जो नहीं दिख रहा है? हाँ, यही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। बताओ, दूसरा नंबर है मीटर किलोग्राम, सेकेंड कूलम। क्या कूलम क्या था? कूलम था क्या एसआई यूनिट? नहीं, ये वास्तव में यूनिट नहीं था, फंडामेंटल यूनिट नहीं था। नेक्स्ट है मीटर, इसमें न्यूटन आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए फ्लक्स आ गया, ये भी नहीं होगा। बताइए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये सही होगा। याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट से एक क्वेश्चन पूछेगा और जिस प्रकार से पूछे, जिस पैटर्न में पूछे, वो क्वेश्चन पे करने पर या जिस तरह क्वेश्चन सेट करेगा उस पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ये व्हीकल ट्रेवल्स half the distance with a speed v1 and half with a speed v2, then its average speed। अब बताइए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में भी किया गया है और इसमें आपको ध्यान क्या रखना, सो दे समझिए। आप लोग को बोला गया था कि अगर जब भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस लैंग्वेज को पढ़िएगा, हाफ किसका होने का बात कर रहा है। बताइए, हाफ कौन हो रहा है? डिस्टेंस। हाफ कौन हो रहा है? डिस्टेंस। क्वेश्चन दो ही पे पूछा जाता है, या तो हाफ डिस्टेंस बोलेगा या दूसरा हाफ टाइम बोलेगा। 2 पैटर्न ध्यान रखना। बताइए, पहला क्या बोलेगा? हाफ डिस्टेंस, या दूसरा में क्या बोलेगा? हाफ टाइम। याद रखिएगा, जब हाफ डिस्टेंस पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है 2 × v1 × v2 और नीचे लगाना v1 + v2। और अगर हाफ टाइम पूछेगा तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है v1 + v2 और डिवाइड बाय किससे कर देना है? 2 से। अब सोच के बताइए, यहाँ डिस्टेंस हाफ है कि टाइम हाफ है? डिस्टेंस हाफ है, तो डिस्टेंस हाफ वाला फॉर्मूला क्या होगा? 2v1 × v2 और v1 + v2। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant time। अब बताइए, यहाँ कौन टाइम का बात किया? इंस्टेंट टाइम का। और इंस्टेंट टाइम को कौन डिस्क्राइब करता है? तो उसी से क्वेश्चन पूछा है। बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है। सबसे पहले आप एवरेज वाले को इग्नोर कर दीजिए। एवरेज कभी भी इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट मान नहीं देता है। बताइए, इसका मान जो देगा वो या तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा या इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। अब स्पीड होगा कि वेलोसिटी होगा, इसके लिए आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लो। डायरेक्शन का मेंशन किया। किसका मेंशन किया? डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन का मेंशन करेगा तो कहीं ना कहीं जब डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली का बात होगा तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ये नंबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड के पास दिशा नहीं होता है तो डायरेक्शन का बात ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पे।
लिखा है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद कीजिए मैक्सिमम रेंज का पूरा नाम हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन सा रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग दिखाते हैं आर से। किसे दिखाते हैं? आर से। और आर का फॉर्मूला आप लोग सबको पढ़ा होगा या पता होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, नीचे क्या होता है? जी। और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कब होगा, तो याद कीजिए अगर कोई चीज मैक्सिमम पूछता है तो साइन का मान कितना बनाते हैं? 1। बताइए साइन 2 थीटा अगर 1 बनाना है तो याद कीजिए कितना बनाना होगा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बनाना होगा तो साइन 2 रह गया और थीटा का मान हर हाल में कितना डिग्री लेना होगा? 45। बताइए 45 गुना कितना होगा? 90। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हर हाल में थीटा का मान क्या डिग्री होना चाहिए? 45। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? आना ही चाहिए एकदम। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कुछ क्वेश्चन रियल में टफ होगा और एग्जाम में भी आप देखिएगा लगभग क्वेश्चन आपसे नॉर्मली बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल होगा और उस लेवल को बनाने के लिए आपको एकदम बढ़िया से मेहनत करना होगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ये बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस। एक वस्तु है जो सर्कमफेरेंस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। बताइए सर्कमफेरेंस मतलब आप सुनेंगे परिधि। क्या सुने हैं? परिधि। उसके बाद लिखा ऑफ ये सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। बोल रहा है सर्कमफेरेंस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। विथ ये लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। याद कीजिए लीनियर वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं? भी से। और भी का मान दिया 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे रेडियस कितना दिया है? 2 मीटर। और आपसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। अब जो भी लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़े होंगे याद कीजिए डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? थीटा बाई टी। क्या यहाँ थीटा और टी का बात किया है? नहीं। तो क्या बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो याद कीजिए एक रिलेशन पढ़े थे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, भी बराबर कौन? डब्ल्यू आर डब्ल्यू। भी बराबर कौन? डब्ल्यू आर डब्ल्यू। याद होगा एक पढ़े थे लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन में। बताइए बराबर आर अल्फा, ये बराबर आर अल्फा। बताइए अभी जो क्वेश्चन पूछा गया वो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिलेशन बनाना है और आराम से आपको डब्ल्यू निकाल लेना है। बताइए भी का मान कितना दिया है? 6। रेडियस का मान कितना दिया है? 2। आपको पूछा किसका मान है? डब्ल्यू का। बताइए इसको इधर लिख दो। 2W बराबर कितना आ जाएगा? 6। बोले डब्ल्यू बराबर 6/2। बोले कट के कितना आ जाएगा? 3 और ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। डब्ल्यू का यूनिट रेडियन पर सेकंड। बताइए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 3 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं, नॉर्मल है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। तो जो लोग कंसेप्ट पूरा करके रखे उनके लिए कोई समस्या नहीं होगा, और जो लोग नहीं रखे कम से कम जब रिवाइज हो रहा है तो उसको बढ़िया से देख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सीलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, तो याद कीजिए कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। आपको बार बार बोला कुछ नाम याद रखिए। बताइए डिस्प्लेसमेंट, नाम सुने होंगे। डिस्प्लेसमेंट से कौन बनता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी से कौन बनता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से कौन बनता है? फोर्स। फोर्स से कौन बनता है? इम्पल्स। इम्पल्स। बताइए इसके बाद एंगुलर लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। ये सारे के सारे कौन क्वांटिटी होते हैं? वेक्टर। तो ये सब आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, कुछ वेक्टर जो हमेशा याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन। एक को स्टूडेंट है, एक को विद्यार्थी है जो सम इक्वेशन को स्टडी कर रहा है, सम इक्वेशन को पढ़ रहा है। पहला इक्वेशन है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। बताइए पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। दूसरा इक्वेशन है फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। और तीसरा इक्वेशन है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपसे पूछा हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कंटेंट इन द इक्वेशन। कितना वेक्टर क्वांटिटी है जो कंटेंट है, मतलब है इस इक्वेशन में। अब आप किसी वेक्टर का पहचान कीजिए। बताइए वर्क स्केलर के वेक्टर स्केलर, टाइम भी स्केलर, पावर भी स्केलर, फोर्स वेक्टर, मास स्केलर और एक्सीलरेशन वेक्टर। बताइए इसमें एक हो गया, यहाँ एक हो गया, एक हो गया। बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। बताइए वेलोसिटी वेक्टर, टाइम क्या था? स्केलर। तो 1 1 2 1 3 1 4 कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया? 4। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर को काउंट कर लेना है। और वेक्टर को वही लोग काउंट कर पाएंगे जो रियल में जानते हैं वेक्टर है किसको और बोलते किसको है। चलिए आगे देखिए, या जो वेक्टर पहचानने जानते हैं उनके लिए कुछ समस्या ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। अगर कोई भीगा हुआ कपड़ा उसको हम शेक कर रहे, शेक मतलब हिला रहे, झटका दे रहे। बताइए इट इज कॉमन टू गिव इट सडन जर्क। जब उसको हम जैसे हिलाएंगे उसे कॉमन तुरंत उसको क्या मिलेगा? सडन जर्क मिलेगा, तुरंत झटका मिलेगा। इन डूइंग सो, और इस तरह से करने पर वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ
हम लोग को फायदा मिलता है। किस चीज का फायदा मिलता है तो बताइए। अगर हम मान लो को भींगा हुआ कपड़ा अचानक से झटका मारेंगे, बताइए कपड़ा जल्दी सूखेगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि जो कपड़ा में पानी का पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल है, जब उसको सडन जग देंगे तो बताइए पानी कहां से बाहर हो जाएगा? कपड़ा से बाहर। बताइए कहीं ना कहीं इनर्शिया का डिपेंड कर रहा है या इनर्शिया को दिखाना चाह रहा है। बताइए इनर्शिया क्या बोलता है? रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन। तो अगर पानी पार्टिकल उसमें लगा हुआ अचानक से झटका देंगे तो पानी पार्टिकल कहां फेंका जाएगा? बाहर। बताइए और इनर्शिया का संबंध न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के थर्ड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, व्हाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। हम लोग क्यों और कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। याद कीजिए रिकॉइल वेलोसिटी क्या था? झटका। झटका वाला जो वेलोसिटी होगा, मान लीजिए बुलेट फायर होगा, बुलेट आगे जाएगा, गन कहां जाएगा? पीछे। तो पीछे की जो वेलोसिटी लगा उसी वेलोसिटी का नाम क्या था? रिकॉइल वेलोसिटी। तो बोल रहा है कि रिकॉइल वेलोसिटी गन होगा आफ्टर फायरिंग, वो किसके कारण होगा? ऑप्शन ये लिखा, बिकॉज द बुलेट हैज अ स्मॉल लिनियर मोमेंटम। दूसरा लिखा है बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लिनियर मोमेंटम। हाँ, बुलेट के पास क्या होगा? लार्ज लिनियर मोमेंटम। जब बुलेट आगे जाएगा तो बहुत तीव्र गति से जाएगा, और जब तीव्र गति से जाएगा तो झटका भी या मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो गन के पास मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा, और इसलिए हम लोग को झटका महसूस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। कौन सही होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में लिखा है द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज। बताइए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सुने होंगे वेट और मास। क्या सुने होंगे? वेट और मास। बताइए वेट और मास सेम चीज के अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग। मास कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन वेट बदलता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है mg। वेट का फॉर्मूला होता है mg, और जैसे जैसे g बदलेगा वैसे वैसे कौन बदलेगा? वेट बदलेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है किसी वस्तु का मास 2 kg है, तो मास कितना रख दिया जाए? 2। और आपसे पूछा वेट कितना होगा, तो जी कहीं मेंशन किया है क्या? नहीं किया। रात की जी अगर मेंशन नहीं करेगा, जी का मान कितना लेना? 9.8। तो इसको गुना कर दिया जाए कितना से? 9.8 से। बताइए गुना कीजिए, 98 दूना कितना आ जाएगा? 196, और 0.8 के बाद हो जाएगा 19.6। 19.6 19.6 किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये सब क्वेश्चन में दम नहीं, बस सिंपली आपको दिमाग लगाना, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ये पैसेंजर इन ए मूविंग बस। एक पैसेंजर है जो मूविंग बस में थ्रोन फॉरवर्ड, मूविंग बस में आगे फेंका गया। व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप। बताइए एक आदमी किसी बस में बैठा था और वो बस क्या कर रहा था? चल रहा था। जैसे बस अचानक स्टॉप हुआ, आदमी आगे फेंका गया। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ। याद कीजिए अगर कोई चलता हो बस में, जैसे बस अचानक ब्रेक मारेगा, आदमी अगर आगे झुकेगा, तो याद कीजिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ की थर्ड लॉ? फर्स्ट लॉ। मोशन अरे पोजीशन चेंज होने की बात हो रहा है। पोजीशन चेंज होना अर्थात इनर्शिया से संबंधित है, और इनर्शिया से संबंधित न्यूटन का कौन लॉ? फर्स्ट लॉ। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है कि अगर रुका हुआ बस अचानक चलना स्टार्ट किया तो शरीर आगे पीछे झुक जाएगा। चलता हुआ बस अचानक रुक गया तो बॉडी किधर झुक जाएगा? आगे की ओर झुक जाएगा। या चलता हुआ बस है, उसका दिशा अचानक से बदल जाता है तो आदमी इधर झुक जाएगा। ये भी किसके कारण होगा? इनर्शिया के कारण होगा। ये सारे के सारे न्यूटन का कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। लिखा हुआ है कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। बोल रहे कंजर्वेशन मोमेंटम जो कोलिजन में होता है दो पार्टिकल के बीच, वो हम अंडरस्टूड हम समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। बताइए दूसरा न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ वहां पोजीशन का तो बात ही नहीं है। बताइए न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का सहायता लेते हैं जरूर, लेकिन याद करो बोथ न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन होगा? डी नंबर। याद कीजिए यही सही क्यों होगा? क्योंकि जब दो वस्तु कोलाइड करेगा, तो याद करो जब कोलाइड करेगा तो ये वाला इस पे बल लगाएगा और ये वाला इस पे बल लगाएगा, और जब दोनों बल लगाएंगे तो एक रिएक्शन होगा कि रिएक्शन होगा, और एक्शन और रिएक्शन का संबंध न्यूटन थर्ड लॉ से। तो बताओ F1 बराबर यहाँ हो जाएगा F2, F1 बराबर F2। याद करो दिशा अपोजिट इसलिए कौन सा है? माइनस। अब हम लोग जब फोर्स का फॉर्मूला जब हम लोग प्रूफ करेंगे कि बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम, तो याद करो फोर्स के बदले मास गुना एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा, और यहाँ भी लेना पड़ेगा मास गुना एक्सीलरेशन। यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, और इस तरह से आपको दिखाना होगा। तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ का भी यूज हो रहा है और न्यूटन सेकंड लॉ का भी यूज हो रहा है। तो बताओ ऑप्शन नंबर इसका कौन सी होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है ये ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। यानी कोई वस्तु है
जिसका मास कितना दिया है m, जो किसी फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ, मान लिया जाए इस प्रकार से। ये फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल, एक फोर्स लगाया जा रहा है जो उसको पैरेलल से उसको मूव कर रहा है उसके सरफेस पर ही। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड प्रोपोर्शनल टू द, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आज को इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगा, जब वस्तु ट्राइज टू मूव करेगा या मूव करेगा, या स्लाइड करेगा, ट्राइज टू स्लाइड करेगा। बताइए फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला था म्यू गुना आर। और याद कीजिए आर मतलब कौन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। याद करो इधर एक्शन होगा तो इधर रिएक्शन होगा। एक्शन का फॉर्मूला क्या था, mg, और रिएक्शन का किसे दिखाया था, आर से। और न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन बराबर रिएक्शन, तो बताइए आर बराबर क्या हो जाएगा, mg। अब यहाँ से सोचिएगा तो एफ आर हो जाएगा, यहाँ म्यू हो जाएगा, आर के स्थान पे mg। बताइए फोर्स और मास में डायरेक्टली का संबंध कि इनवर्सली का, डायरेक्टली का। तो आपसे पूछा है स्क्वायर द मास ऑफ द बॉडी, बिल्कुल नहीं। मास ऑफ द बॉडी, जी हाँ बिल्कुल, मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, जो भी फॉर्मूला दिमाग में रखोगे आराम से सोच लोगे, और इस समय सोचोगे कि रट्टा मार के जाएंगे जैसे तैसे बना देंगे तो इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा डेटा चेंज करोगे पगला जाओगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी प्रकार के कोलिजन में, बताइए आप लोग कोलिजन पढ़े थे, और कोलिजन का कितना प्रकार था, 3 प्रकार था, सबको याद होगा। पहला क्या था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। भाई साहब जिसको नहीं याद है बढ़िया से याद कर ले। बताइए पहला कौन सा कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बताइए दूसरा कौन है, इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा कौन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। 3 प्रकार का कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और तीनों को आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव कहीं से भी एंटर करवा देगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए कोलिजन कितना प्रकार का, 3, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। याद रखिएगा दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, हर कोलिजन में मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। तो आपसे पूछा है विच इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, बताइए लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, जी हाँ। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, ए और बी बिल्कुल नहीं, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसमें सेम रहता है। आज कीजिए परफेक्टली इलास्टिक में बोथ काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम दोनों सेम, इसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम सेम, इसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम सेम। एनर्जी क्या होता था, चेंज होता था। आज होगा एनर्जी पहले ज्यादा था, एनर्जी बाद में कम हो गया था। और दूसरा बात ध्यान रखना, इसमें ई का मान कितना होता है, 1, इसमें ई का मान 0 से ज्यादा और 1 से कम, और इसमें ई का मान कितना था, 0। ये सब सारे तथ्यों को बढ़िया से ध्यान रखना। ई क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से आया था। याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी डिनोट किससे किए थे, यू से, और याद करो यू का फॉर्मूला था mgh। क्या था, mgh। बताइए यहाँ मास हो गया तो यहाँ g होना चाहिए, और g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसी का नाम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है। बताइए एरिया मतलब गुना करना, गुना किसको करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। बताइए किसके बराबर होगा, वर्क। बताइए इसका ऑप्शन कौन से होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग। अरे यार सिंपल क्वेश्चन है यार, आप याद कीजिए स्ट्रेट मोशन और सर्कुलर मोशन सबका एनालॉग बदलता है। क्या बदलता है, एनालॉग। और 2 ही नाम है जो बार बार चेंज होता है। याद कीजिए एक नाम सुने हैं फोर्स, क्या नाम सुने हैं, फोर्स, और एक नाम सुने हैं मास। एक फोर्स और दूसरा मास। बताइए इसी दोनों का नाम रोटेशनल मोशन में चेंज हो जाता है। याद कीजिए इसका नाम हो जाता है टॉर्क, इसका नाम क्या होता है, टॉर्क, और इसका नाम हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखिएगा एनालॉग मतलब समरूप, और समरूप मतलब एक जैसा मतलब जो काम स्ट्रेट पाथ में फोर्स का वही काम सर्कुलर पाथ में टॉर्क का, और जो काम मास का वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आपसे टॉर्क का पूछा है रोटेशनल एनालॉग, तो बताइए क्या हो जाएगा, फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है which physical quantity is represented by the product of moment of inertia
एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बोला उसको स्टेटमेंट को वैसे लिख दे। वह कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किससे करते हैं, आई से, और एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। अब ये वही लोग दिमाग लगा पाएंगे जो आई और अल्फा का एनालॉग जानते हैं। बता आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एनालॉग क्या होता है, मास, और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका एनालॉग क्या होता है, एक्सीलरेशन। याद कीजिए मास गुना एक्सीलरेशन किसका फॉर्मूला, फोर्स का, और यहाँ अगर फोर्स है तो याद कीजिए यहाँ का एनालॉग टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, बी नंबर में, तो ये सब विद इन सेकंड में बनेगा और इस तरह से आप आराम से बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है पढ़िए। लिखा हुआ इफ ये बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक वस्तु है जो किसी एक्सिस के अनुदिश घूम रहा है, बोल रहा है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, कहां से पास हुआ है, सेंटर से, मास ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द, आपसे सीधा डायरेक्शन पूछा है, कौन मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम। याद कीजिए अगर कोई वस्तु रोटेशनल डायनेमिक्स में अर्थात रोटेशनल मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, रोटेशनल। आज की रोटेशनल मोशन का सबसे खास बात यही था कि वस्तु कहां घूमेगा, किसी एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा, और एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा तो आपकी इसमें लीनियर वेलोसिटी के एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी स्केलर की वेक्टर, वेक्टर, और वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन। तो वही पूछा है एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, रेडियस के अकॉर्डिंग, टेंजेंट के अकॉर्डिंग, सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग। याद रखिए ना रेडियस ना टेंजेंट ना सर्कमफेरेंस, याद रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो घूमता है उसी के अनुसार उसका डायरेक्शन तय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है escape speed of your body on the surface of your planet does not depend upon। अरे सिंपल क्वेश्चन, याद कीजिए escape velocity या escape speed, escape speed या escape velocity फॉर्मूला था v बराबर रूट अंडर 2gm बटा r, v बराबर रूट अंडर 2gm बटा r, और 2gm बटा r में कहीं स्मॉल m दिख रहा है क्या, नहीं, तो क्या छोटा बॉडी के मास पे escape velocity निर्भर किया था, नहीं किया था, तो बोल रहा है कि किस पे निर्भर नहीं करता, मास ऑफ द प्लेनेट बिल्कुल करता है, बड़ा m रेडियस ऑफ द प्लेनेट बिल्कुल करता है, r मास ऑफ द बॉडी बिल्कुल नहीं करता। बताइए जी पे करता है, जी तो सीधा दिख रहा है आपका, तो बताइए किस पे निर्भर नहीं करेगा, सी पे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। बताइए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो अर्थ सरफेस पे होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, इक्वल बोथ पोल एंड इक्वेटर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बताइए आप लोग पढ़े होंगे कि अर्थ का शेप वास्तव में स्फेरिकल है कि इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है, और जब इलिप्टिकल होगा तो याद करो इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और याद करो इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और जब इसको इक्वेटर इसको पोल कहते हैं तो ये वाला और ये वाला रेडियस में अंतर होता है, और जब रेडियस में अंतर होगा तो कहीं ना कहीं जी में भी अंतर होगा, तो ये होता है इक्वेटर और ये होता है पोल। बताइए पूछा है कि मैक्सिमम कहाँ होगा, तो याद करो जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे, और मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। जी का मान मैक्सिमम पोल पे क्यों होता है, क्योंकि रेडियस यहाँ सबसे कम होता है और यहाँ सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ रेडियस सबसे ज्यादा होता है। और याद होगा अर्थ सरफेस पे जी का फॉर्मूला था जीएम बटा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अर्थात रेडियस और जी में कैसा संबंध है, यूनिवर्सली, और ई जहां कम होगा वहां जी सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है द escape velocity of body depends upon mass h। किसी वस्तु का जो escape velocity होता है वो डिपेंड होता है किस तरह से मास पे। तो अब यहाँ देखो सब जगह स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल है, और मास ऑफ बॉडी का बात हुआ है तो याद कीजिए मास ऑफ बॉडी पे escape velocity निर्भर ही नहीं करता है, और जब निर्भर नहीं करता तो याद करो escape velocity जस्ट लिखे थे रूट अंडर 2gm बाय आर, रूट अंडर 2gm बाय आर। कहीं बताइए छोटा मास है क्या, नहीं, तो बताइए मास का पावर 1 हो नहीं सकता, स्क्वायर हो नहीं सकता, एम का पावर की हो नहीं सकता। जब मास नहीं है तो याद कीजिए किसी भी संख्या का पावर का मान कितना होता है, 1। अरे सॉरी, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो वैल्यू कितना होगा, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ये नंबर सही होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। याद करो हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करता है, याद कीजिए प्रेशर का बात है, प्रेशर का संबंध किससे, पास्कल से। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, बी नंबर। बोलिए कौन सा लॉ, पास्कल्स लॉ। जहां पे हाइड्रोलिक सिस्टम का बात करेगा, प्रेशर का बात करेगा, वहां पे कौन लॉ बोलिएगा, पास्कल्स लॉ। याद करो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल किससे था, किससे जुड़ा हुआ था, स्विमिंग से, और बर्नौलीज थ्योरम किससे था, फ्लाइंग से, डायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ एरोप्लेन, वो सारा कंडीशन किससे जुड़ा था, बर्नौलीज थ्योरम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा ये बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली
इन ये विस्कस लिक्विड, एक कोई बॉडी है जो विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया जा रहा है, फॉल किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। फाइनली इट falls with a constant velocity, falls with decreasing velocity, falls with increasing velocity, comes in rest to the in the liquid। थोड़ा सोचिए, मान लीजिए कोई गिलास है, इस गिलास में पानी है, इस गिलास में क्या है, पानी है, हमने एक सिक्का इस पे गिरा दिया, क्या गिरा दिया, सिक्का। अब बता सिक्का अगर गिरेगा तो बताइए इसका गति धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा कि सेम रहेगा, याद करो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ जब जैसे लिक्विड में जाएगा तो इसमें विस्कस फोर्स लगता है जो पानी के द्वारा एक ऑपोजिट या ऑपोजिंग फोर्स लगता है, और ये गति को बढ़ने नहीं देता ना ही घटने देता है, होता सारा गति एक जैसा रहेगा, और जब एक जैसा रहेगा तो बताइए इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, विस्कस फोर्स निर्भर नहीं करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट नेचर ऑफ लिक्विड एरिया। अब बात कीजिए, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होगा या फॉर्मूला पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। याद कीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो था वो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला था Na और इनटू था dv बटा dx। बताइए Na dv अपॉन dx, याद कीजिए n क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या था, एरिया, और dv बटा dx था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ जब वेलोसिटी आ रहा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे निर्भर करेगा, यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी निर्भर करेगा, उसके बाद एरिया सीधा फॉर्मूला आ रहा है तो एरिया पे निर्भर करेगा। बताइए नेचर ऑफ लिक्विड पे निर्भर नहीं करेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन होगा, सी नंबर। आज की इसमें एक स्टोक्स लॉ पढ़े होंगे, कौन सा लॉ, स्टोक्स लॉ, वहां से भी विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आता है, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला था 6 पाई एन आर भी, क्या था, 6 पाई एन आर भी। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिखा दिया गया, ये न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी या स्टोक्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चन था और ये बता दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट। याद कीजिए, आपको बताया गया था स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और उसके बीच वाला वेलोसिटी नाम था क्रिटिकल वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी, क्रिटिकल। याद कीजिए, अगर पानी का फ्लूइड क्रिटिकल वेलोसिटी से, कौन वेलोसिटी से, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट होगा, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो या बराबर हो तो याद कीजिए स्ट्रीमलाइन होगा। तो बताइए एबव विच इट बिकम टर्बुलेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैन कौन होता है, क्रिटिकल, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये। तो क्वेश्चन जैसा भी बदले आपको आराम से दिमाग लगा लेना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा ये स्टील वायर इज लोडेड 2 kg। बता 2 kg वेट, एक स्टील का वायर है और उसको हम 2 kg वेट से लटका दिए। कितना kg वेट से लटका दिए, 2 kg। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, बोल रहा है कि रेडियस जो हो गया वो डबल हो गया, डबल मतलब 2 गुना बढ़ गया। देन द एक्सटेंशन विल बिकम, अब बताओ अगर रेडियस डबल हो गया मतलब ये चिकुड़ा होगा। अरे भाई साहब, अगर ये पहले बड़ा था और रेडियस 2 गुना मतलब ठीक हो गया, मोटा हो गया, पहले अगर इस तरह से दिख रहा होगा, अगर ये इस तरह से दिख रहा होगा, अगर हम इसको हम इसी करते दबा दे तो बता अब इस तरह से दिखेगा, अब थिकनेस बढ़ जाएगा। बता यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस अलग हो जाएगा, तो पहले रेडियस आर होगा तो हो सकता है अभी रेडियस कितना आर हो गया, 2r हो गया। अब इसको बनाना है तो आपको थोड़ा सा आपको जाना होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, और आज कीजिए उसमें पढ़े थे अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज कीजिए डिनोट किससे किए थे, वाई से। बताइए वाई का फॉर्मूला क्या था, वाई का फॉर्मूला क्या था, याद करो, वाई का फॉर्मूला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम दिखा सकते हैं फोर्स बटा एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को दिखा सकते हैं चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। बताइए यहाँ सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा, बढ़िया से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बताइए सबसे ऊपर कौन चला जाएगा, f गुना l, और नीचे आएगा ये गुना डेल l, a गुना डेल l। अब एक काम कीजिए, आपसे पूछा है चेंज इन लेंथ, द इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, एक्सटेंशन मतलब कितना बदला, कितना उसमें परिवर्तन हुआ, तो उसमें हम डेल एल निकालते, तो डेल एल अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ एल, और नीचे हो जाएगा यहाँ पहले से ये है और ये वाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ ये है
और ये मतलब क्या है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला वायर का, तो वायर जो दिखेगा वो यहाँ पे सर्कल जैसा दिखेगा, और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शनल का फॉर्मूला होगा वो सर्कल के फॉर्मूला के बराबर होगा। तो याद कीजिए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बताओ रेडियस हाफ हो रहा है कि रेडियस डबल हो रहा है, रेडियस डबल हो रहा है। अब बताइए रेडियस अगर डबल होगा, रेडियस अगर डबल होगा तो याद करो यहाँ आर का डबल, आर का डबल मतलब 4, तो यहाँ पे वैल्यू आपका 4 ये हो जाएगा। अब बताइए चेंज इन लेंथ 4 हो गया, 4 गुना बढ़ गया कि 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। बताओ 1/4 कहीं दिख रहा है, बिकम्स हाफ, बिकम्स 4 टाइम्स 1/4। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, सी नंबर। तो इसमें अगर कोई रटे होंगे तो ये सब रटा हुआ सिद्धांत नहीं काम देगा, आप इसमें अगर सोच के बनाओगे, लॉजिकल बनाओगे तभी आप बना पाओगे। तो ये फॉर्मूला जो लोग जानते हो पढ़े होंगे कि अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, सारे लोग पढ़े होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी। याद कीजिए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करता हो, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता हो। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, लैंप ऑफ चारकोल हीटेड विथ हाई टेम्परेचर, मेटल कोटेड विथ ब्लैक डाई, ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोल्टर, और उसके लिए होलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल। देखिए अगर कोई वस्तु है, अगर कोई मेटल, मान लो कोई स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला है, और उसको हम पूरा अंदर में ब्लैक कलर से कलर कर दें, और अगर इसमें थोड़ा सा होल रखा है, इसमें लाइट को एंटर करेंगे, तो याद रखने सबसे बढ़िया ब्लैक बॉडी का काम करेगा, इसमें सबसे ज्यादा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में लिखा है, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल, कौन मोलिक्यूल, गैस मोलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस ईच। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो लोग पढ़े होंगे याद होगा, यहाँ बोला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सा काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर कितना है T, और 1 मोल ऑफ गैस है। तो याद कीजिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एक होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोलिक्यूल, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे पर यूनिट मोलिक्यूल, पर यूनिट मोलिक्यूल, और इसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है 3/2, और यहाँ होता है केबी, और यहाँ होता है टी, क्या होता है टी, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल, यानी प्रति यूनिट मोल है, एक में प्रति यूनिट मोलिक्यूल है। तो मोलिक्यूल जब बोलेगा तो याद रखना 3/2 केबी इंटू टी, और जब बोलेगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, पर 1 मोल मतलब पर यूनिट मोल, और इसका फॉर्मूला था 3/2 RT, 3/2 RT। ध्यान से देख लो इसमें है केबी, केबी था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ सिर्फ आरटी है। तो बताओ आपसे पर मोल पूछा है कि पर मोलिक्यूल पूछा है, मोल पूछा है, और मोल पूछेगा 3/2 RT। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये नंबर। अगर पूछता पर मोलिक्यूल तो वहां केबी आ जाता, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा जो पढ़े होंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद कीजिए केबी का मान भी आपको याद होना चाहिए 1.38 इंटू 10 के पावर -23, 10 के -23, और इसका यूनिट याद कीजिए, इसका यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन, ये वाला यूनिट था, याद कीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन में पर यूनिट मोल का होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखा है 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन है जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को कैरेक्टराइज नहीं करता, नहीं दिखाता उसके विशेषता को, उसके चरित्र को। बताइए वर्क दिखाता है, आज कीजिए वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये तीनों दिखाएगा क्योंकि तीनों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। बताए वर्क दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन नहीं दिखाएगा, वर्क नहीं दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है, हीट कैन नॉट बाय itself flow from a body at lower temperature to a body to higher temperature is a statement of consequence of। इसका कहने का मतलब है
कि हीट कभी भी लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में नहीं जा सकता है, और ये सबको जानता है कि हीट जो होता है हमेशा हायर टेम्परेचर से कहाँ जाता है, लोअर टेम्परेचर, अर्थात कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आता है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में आ सकता है क्या? नहीं। तो ये बोल रहा है किस नियम से संबंधित है? कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई साहब मास से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मोमेंटम से भी संबंध नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद कीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी वस्तु को हीट देंगे तो हीट दो भागों में बटेगा, एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, दूसरा एक्सटर्नल वर्क डन करेगा। यहाँ कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कोल्ड से हॉट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? याद रखना सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट यही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सही होगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज की सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कभी भी हीट सप्लाई लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में नहीं हो सकता है। इसको बढ़िया सोच लेना, बढ़िया से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और इसको आपको बहुत बढ़िया समझना होगा हर हाल में। लिखा हुआ है एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6। कोई इंजन है जिसका एफिशिएंसी 1/6 है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस इट्स एफिशिएंसी इज डबल। इसका एफिशिएंसी डबल हो जाता है जैसे उसको हम घटाते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, याद कीजिए जो भी लोग हीट इंजन पढ़े होंगे, एक होता है सोर्स, एक क्या होता है? सोर्स, और यहाँ पे होता है वर्किंग सबस्टेंस, और यहाँ पे होता है सिंक। क्या होता है? सिंक। तो याद करो एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। मतलब सोर्स हॉट बॉडी की कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी, सिंक क्या था? कोल्ड बॉडी। बोलिए इसका टेम्परेचर को T1 मानते हैं, इसका टेम्परेचर को T2 मानते हैं। अब बात कीजिए, आप जानते हैं कि कार्नोट्स इंजन का फॉर्मूला या हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला N बराबर, बोलिए N बराबर क्या होता है? 1 - T2/T1। अब यहाँ बोल रहा है कि इस कार्नोट्स इंजन का जो इफिशियंसी है वो 1/6 है। तो n के स्थान पे 1/6 रख दीजिए। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। अब यहाँ पहले से 1 - T2 और नीचे में है T1, ये वाला है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, बताइए। अब यहाँ से ये माइनस में इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा T2 और नीचे क्या हो जाएगा? T1 और बराबर 1, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/6। ध्यान से देखो, माइनस इधर गया, प्लस हो गया, ये प्लस उधर गया, इधर माइनस हो गया। अब यहाँ पे निकाल लीजिए T2/T1, T2/T1। अब इसका एलसीएम लीजिए, 6 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ जाएगा 6 - 1, बताइए T2/T1 बराबर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 5/6। कितना जाएगा? 5/6। ध्यान से देख लो, अभी तक हम 5/6 निकालें। अब ये कंडीशन तब था जब शुरुआत का था। अब हो रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक जो आपका 62 डिग्री सेल्सियस के साथ क्या हो गया? घट गया है। तो अब इसका एक काम करो, बताओ सिंक का टेम्परेचर को T2 मानते हैं। अब इसमें नया इक्वेशन बनाओ, N बराबर 1 - T2। T2 में कितना घटा देना है? 62, और डिवाइड किससे कर देना है? T1 से। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, इफिशियंसी होता है, वो बिकम्स क्या हो जाता है? डबल। क्या हो जाता है? डबल। तो याद करो पहले फ्रीक्वेंसी कितना था? 1/6। अब ये डबल हो जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो गया। बताइए यहाँ पहले से 1 - T2 - 62 और नीचे में कितना है? T1। कितना है? अब बताइए इसको काटेंगे 3 हो जाएगा। अब जैसा इधर सॉल्व किया वैसा उधर सॉल्व कीजिए। बताइए इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, T2 - 62 बटा नीचे में हो जाएगा T1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, बोलिए यहाँ 1/3 बचा हुआ है तो उधर जाएगा प्लस में, तो उधर माइनस में, तो 1/3 हो जाएगा। बोलिए यहाँ कितना हो गया? T2 माइनस कितना हो जाएगा? 62, और नीचे क्या हो जाएगा? T1 बराबर यहाँ कितना आएगा? 3 - 1/3। ऐसा होगा एलसीएम लेने पर? होगा ना यार? हाँ होगा, एलसीएम लेने पर इतना हो जाएगा। बोले 3 में घट गया तो 2 बटा कितना आ गया? 3। अब ध्यान से देखो, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है बढ़िया से। यहाँ आपको दिख रहा है T1, आपसे किसका टेम्परेचर पूछा है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यानी T1 का मान पूछा है। तो T1 का मान अगर निकालना है तो T2 का मान पुट करना होगा। तो T2 का मान कैसे पुट कीजिएगा सो देख लो, एकदम बढ़िया से देखना ध्यान से। बताइए यहाँ T1 है, T1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, T2 - 62, और यहाँ जाएगा 2/3 और इंटू यहाँ कौन होगा? T1। अब यहाँ से T2 देख लीजिए, यहाँ से बताओ, यहाँ से T2 जब निकालेंगे तो T2 बराबर 5/6 और यहाँ गुना कौन होगा? T1। ध्यान से देख लो, ये पहले निकाले थे T2/T1 बराबर 5/6, T2 निकालेंगे, T1 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो T2 का मान 5/6 और गुना यहाँ क्या हो जाएगा? T1। अब अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ मिटा रहे हैं, स्पेस नहीं इसलिए हम यहाँ मिटा रहे हैं।
अब इस डेटा को हम बढ़िया से पुट करें, बताओ यहाँ पहले से क्या है T2, फिर माइनस कौन है 62, फिर कितना है 2/3 और यहाँ कौन है T1। अब T2 के स्थान पे रख दे रहे 5/6 और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है T1 और माइनस पहले से कितना है 62। अब यहाँ 2/3 हो गया और यहाँ T1 हो गया। अब अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ का कंसेप्ट पता होगा तो आप ऐसे काम कीजिए, बताइए ई माइनस को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो यहाँ 5/6 है पहले से और यहाँ T1, ई माइनस आएगा तो माइनस होगा 2/3 यहाँ T1 बराबर माइनस 62 हो जाएगा तो प्लस 62। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम, बताइए 6 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 तो यहाँ जाएगा 5T1, कितना T1 5T1, बताइए यहाँ प्लस है कि माइनस है, माइनस है। अब 3 दूना 6 तो 2 दूना कितना हो गया 4 और 4 के साथ क्या हो जाएगा T1 और बराबर यहाँ कितना हो गया 62। अब सॉल्व कीजिए, 5 में 6 घट गया, 5 में 4 घट गया, कितना बच गया 1 तो सिर्फ बच गया T1। अब बताइए यहाँ 62 और 62 गुना किससे हो जाएगा 6 से, तो T1 का मान कितना गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 का 2 बाकी हाथ में 1 और 6 छक 36 और 1 37, बोलिए कितना हो गया 372 डिग्री। अब बता 372 कहीं है नहीं है। अब तो बोलेगा क्वेश्चन में तो झोल हो गया है, तो कैसे सॉल्व होगा। अब याद करो ये जो वैल्यू है याद होगा, जब भी कार्नोट इंजन का सॉल्यूशन होता है एफिशिएंसी तो याद रखना वो केल्विन में आता है, किस में आता है केल्विन में, और आंसर आपका दिया सेल्सियस में। तो याद कीजिए अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ना पड़ता है। अब उल्टा सोचो, अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो याद कीजिए 372 में कितना घटा देंगे 273। अब 372 में 273 घटाइए तो बताइए 273 घटाइएगा तो कितना बचेगा माइनस, बताइए 12 में 3 कितना बच गया 9, यहाँ बच गया 6, 6 1 16, 16 में 7, 16 में 7 कितना बच जाएगा 9, 9 7 16, बताइए यहाँ कट जाएगा, बताओ 99 डिग्री किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो याद रखना कुछ क्वेश्चन होगा जो रियल में आपको हिला देगा, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वन लिनियर रहेगा कि आप देखोगे सोचोगे बन जाएगा। तो ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब जरूर रहेगा, कम से कम 40 में 1-2 क्वेश्चन इस लेवल का रहेगा। तो बढ़िया से देख लीजिए, जो लोग इफिशियंसी जानते हैं सोल्यूशन पता होगा, और 1-2 टाइम टेकन क्वेश्चन रहेगा तो उसमें घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा कौन सा क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब परम शून्य, परम शून्य पे क्या होता है, तो बोल रहा है कि लिक्विड हीलियम फ्रीजेज, वाटर फ्रीजेज, मोलिकुलर मोशन स्टॉप। याद रखना जब एब्सोल्यूट जीरो का बात करेगा टेम्परेचर का तो याद रखना मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, इन गैसेस ये साउंड वेव इज, बताइए आज कीजिए, यहाँ लिखा है इन गैसेस ऑफ साउंड वेव। आज करो साउंड वेव ट्रेवल कैसे करता है मीडियम से, अभी हम बोल रहे हैं तो एयर मीडियम है कि नहीं, और एयर मीडियम अपने आप में एक प्रकार का गैस है, एक प्रकार का गैस है। अब आज करो साउंड वेव जो ट्रेवल करता है, आज करो ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है कि ऐसे 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 ऐसे, तो आज करो ये जो मूव करेगा वो तुम्हारा कौन सा वेव कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव ओनली। बताओ ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा है इन ये वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन। कोई बोल रहा है कि कोई वेव है जो कंप्लीट कर रहा है 20 वाइब्रेशन इन 22.5 सेकंड, देन फ्रीक्वेंसी। भाई साहब आज की फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया, वाइब्रेट किया, भाई तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है। बताओ 2.5 सेकंड में 20 वाइब्रेशन हुआ तो हमको एक सेकंड में निकालना है। अगर 2.5 सेकंड में 20 वाइब्रेशन तो याद करो 1 सेकंड में हो जाएगा 20/2.5 वाइब्रेशन। अब पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, कितना हो गया 200, 25 चौका 100, 25 8 200, बोलो क्या बार में गया 8 बार में, 8 है फ्रीक्वेंसी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन से होगा, डी नंबर। चलिए 37 के बाद 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है इन द पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स। अगर कोई पेंडुलम 78 टाइम्स ऑसिलेट करता है इन 1 मिनट, कितना मिनट में, 1 मिनट में,
तो पूछा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम विल बी, अरे बहुत आसान है, सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है। बोलिए पेंडुलम जब मूव करता है तो आप वो भी तो ऑसिलेट कर रहा है, और जो भी चीज ऑसिलेट करेगा उसके पास फ्रीक्वेंसी होगा। तो बोल रहा है कि 1 मिनट में 78 टाइम्स 78 बार ऑसिलेट कर रहा है। तो बताइए हमको 1 मिनट में चाहिए कि 1 सेकंड में चाहिए? 1 सेकंड में। तो बताइए 1 मिनट में अगर 78 बार ऑसिलेट किया तो कहीं ना कहीं 60 सेकंड में भी 78 बार करेगा, क्योंकि भाई साहब 1 मिनट का मान होता है 60 सेकंड, हमको निकालना है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 78/60, 78/60। अब इसको सॉल्व कीजिए, सबको आता होगा डिवीजन। बोलिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 और 9 39 बार में। अब बताइए 1 पॉइंट समथिंग होगा, अब इसको एग्जैक्ट काटना होगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग सबको है। तो इसको काटेंगे तो बताइए 39 को डिवाइड किससे कर रहे हैं? 30 से। अब बताइए एक बार में जाएगा तो 30 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। बताइए पॉइंट हो जाएगा 0, 30 3 90, 1.3, 1.3 कहाँ जाएगा? सी नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम, निम्नलिखित में से कौन है जो एसएचएम फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम? पहला लिखा ग्रेविटी, रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, मटेरियल मीडियम। तो इसके लिए आपको सोचना होगा टाइम पीरियड। आज कीजिए एसएचएम का टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 2π√L/g, और एक और फॉर्मूला पढ़े थे T बराबर 2π√M/k, ऐसा पढ़े होंगे, जहाँ M क्या था? मास, और K था स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बता रिस्टोरिंग फोर्स, जहां पे एसएचएम होगा स्प्रिंग का इधर उधर हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्टोरिंग फोर्स जिम्मेदार होगा। इनर्शिया पोजीशन बदलता है तो इनर्शिया जिम्मेदार होगा। मटेरियल मीडियम स्प्रिंग है कि रबर, वो भी जिम्मेदार होगा। बताइए ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करता है। भाई साहब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लिखा है, सिर्फ ग्रेविटी लिखा है, तो ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग को ऐसे हम खींच के ऐसे छोड़ दिए, क्या ग्रेविटी से लेना देना है? नहीं लेना देना है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। अब बात कीजिए, बोल रहा है रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे जो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज करो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे खास बात क्या था कि जो एक्सीलरेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो यहाँ आपसे बोला रिस्टोरिंग फोर्स। आज करो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब फोर्स का फॉर्मूला था मास गुना एक्सीलरेशन। तो अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बताइए कौन सही होगा? ये नंबर। ये आप लोग का 40 क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया है। उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार वीडियो पे लाइक कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा एग्जाम के समय में मुजरा देखने से अच्छा है कि कम से कम पढ़ लिया जाए, और जो आपका भविष्य का चीज है कम से कम उस पर जरूर ध्यान देना है, ठीक है। इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कम कीजिए, मुजरा कम देखिए, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।